नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर उत्तराखंड से। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसे को 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। टनल में अब भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि सभी की स्थिति ठीक है, सभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। किसी किसी को उल्टी और सिरदर्द की परेशानी जरूर थी, लेकिन उनके लिए दवाइयां भेजी गई। तीसरे दिन आज बोरिंग के लिए लाई गई मशीनों को इंस्टॉल कर दिया गया, लेकिन तीसरे दिन सिर्फ मशीन का बेस ही तैयार हो पाया। बताया जा रहा कि मशीन इंस्टॉल करने और बेस बनाने के दौरान भी लगातार मलबा गिर रहा था, जिसकी वजह से मुश्किलें आ रही थी। काम के दौरान एक मजदूर जख्मी भी हो गया। वहीं प्रशासन के मुताबिक मशीन से बोरिंग में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। टनल में करीब 2 किलोमीटर का एरिया मजदूरों के पास है और टनल के अंदर बिजली होने की भी बात कही जा रही है। जी, एस्केप टनल बनाने के लिए जो तैयारियां की गई थी, उसके लिए एक बड़े डायमीटर का पाइप और ऑगर मशीन नदी लाया गया था। उसको इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूर्ण हो गया है, तो वो एस्केप टनल का काम शुरू किया जाएगा और आगे की जानकारी जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे तभी दे पाएंगे। सिलक्यारा टनल हादसे के तीसरे दिन की कार्रवाई आगर मशीन के इंस्टॉलेशन और उसके लिए बेसमेंट तैयार करने तक सीमित रही। शाम 5 बजे तक जो मशीन है जिसके जरिए बोरिंग होगी उसका बेसमेंट तैयार कर लिया गया था। उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे चाहिए होता है, रेल की तरह जो पटरियाँ वहाँ पर बनानी होती हैं, उसका काम कंप्लीट कर लिया गया था। माना जा रहा है कि 6 बजे के आसपास से कहीं बोरिंग का काम शुरू किया जाएगा। अनुमानतः करीब 60 मीटर हिस्से में ये बोरिंग होनी है और इस बोरिंग के जरिए इसके साथ साथ ह्यूम पाइप इंसर्ट किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि ह्यूम पाइप इंसर्ट करने के बाद जो मजदूर वहां पर फंसे हैं उनको सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का दुर्घटना से पहले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं टनल का जो पोर्शन गिरा है भरभराकर, वहां पहले पानी का लीकेज हो रहा था। इस लीकेज को रोकने के लिए लीपापोती की गई थी। वाटरप्रूफ कवर का इस्तेमाल किया गया था पानी के लीकेज को रोकने के लिए, लेकिन कई बार मलबा पहले भी थोड़ा थोड़ा आया था, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया और लापरवाही बरती गई। यही वजह है लगता है कि 40 श्रमिक फंस गए, क्योंकि इसी जगह पर बाद में पूरा मलबा गिरा और यहीं पर टनल ब्लॉक हो गई। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में कोटद्वार बिशनपुर के रहने वाले गब्बर सिंह नेगी भी फंसे हुए हैं। घर पर अपने पति के सकुशल लौटने की राह देख रही उनकी पत्नी यशोदा देवी ने बताया कि 7 साल से उनके पति इस कंपनी में काम कर रहे हैं। शनिवार रात को पति से बात हुई थी। सुबह वे किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी तो वहीं उन्हें पता चला, जिसके बाद उन्होंने पति को फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। मंगलवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे गब्बर सिंह के बड़े बेटे आकाश ने सुरंग में फंसे अपने पिता से बात की। धामी जी से यही रिक्वेस्ट है कि उनको जल्द से जल्दी बाहर निकालें। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरी सास है, मैं मेरे हस्बैंड, हम 5 आदमी। अपडेट तो कल लड़का जा रखा है वहाँ, तो उससे थोड़ी उसके पापा की बात हुई सुबह। और इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर जानकारी ली है। सीएम धामी ने बताया कि पीएम ने फोन के माध्यम से उत्तरकाशी सिलक्यारा हादसे के बारे में जानकारी ली। श्रमिकों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। प्रधानमंत्री अब तक 2 बार सीएम धामी से हादसे पर बात कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। सर, ऑपरेशन काफ़ी तेजी से
इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को देहरादून पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा देहरादून से सीधे हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। आज रात वो हरिद्वार के शांति कुंज में ही परिवार के साथ रुकेंगे। जेपी नड्डा निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। कल मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इंदौर में उत्तराखंडी समाज द्वारा आयोजित सभा में सीएम धामी शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला के लिए सीएम चुनाव प्रचार भी करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नैनीताल में हैं। धोनी नैनीताल में कैंची धाम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कैंची में भीड़ की वजह से धोनी नैनीताल पहुंचे। ये धोनी का निजी दौरा है। महेंद्र सिंह धोनी का नाता उत्तराखंड से है। महेंद्र सिंह धोनी दोपहर में दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरे, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेड ने उनसे मुलाकात की। कुछ बच्चों ने धोनी के साथ फोटो भी खिंचवाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्मी के गेस्ट हाउस तल्ली ताल में ही रुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब्दुल करीम तेलगी का नाम आते ही देश के सबसे बड़े स्टैंप पेपर घोटाले की बात सामने आ जाती है। चर्चा सामने होने लगती है, जिसके बाद से ई स्टैंप पेपर की शुरुआत हुई थी। लेकिन देहरादून में अब इसी तरह का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। राजधानी देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले तो बीते कई दिनों से लगातार आ रहे हैं और भूमाफिया इस खेल में ई स्टैंप के बजाय पुराने स्टैंप पेपर का प्रयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन देहरादून में भूमाफिया इससे भी कई कदम आगे चल रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के स्टाम्प पेपर बेचने शुरू कर दिए हैं, और वो भी एकदम खाली, जिसमें कुछ भी लिखा या किया जा सकता है। साल 1913 के 2 रुपए और 8 आने की कीमत वाले से स्टैम्प पेपर का प्रयोग पुरानी जमीन के मामले में धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। हमारे हाथ में ये जो स्टाम्प पेपर है, ये अंग्रेजों के ज़माने का स्टाम्प पेपर है। 1913 का ये स्टाम्प पेपर बताया जा रहा है, जो पूरा ब्लैंक है। यानी कि आज भी इतनी आसानी से पुराने स्टाम्प पेपर मिल रहे हैं, जिस इन इलीगल स्टाम्प पेपर के ही चलते कई भूमि सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जो खाली पड़ी भूमि देहरादून में जो ज़मीनें हैं, उनके दस्तावेज बदले गए हैं। ये वही स्टाम्प पेपर हैं, ये तो अंग्रेजों के ज़माने का है। न्यूज़ 18 संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल ने एक ऐसे ही शख्स से बात की, जिसने अपने काम के सिलसिले में अंग्रेजों के जमाने का स्टैम्प पेपर खरीदा। उस शख्स ने खुद ही बताया कि उससे ये काफी मुश्किल से और बहुत महंगा मिला है। साथ ही ये भी बताया कि साल 2010 से पहले के स्टैम्प पेपर आसानी से मिल जाते हैं। भाई साहब, आपने ये स्टाम्प खरीदा है, क्यों आपने ये स्टाम्प खरीदा था और क्या कारण था? मुझे अपने पर्सनल काम के लिए एक स्टाम्प पेपर की ज़रूरत थी पुराने, तो वहाँ मुझे लगाना था, तो उसके लिए मैंने इसे अरेंज करा। अच्छा, तो ये काफ़ी महंगा मिला हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने का स्टाम्प? ये काफ़ी महंगा मिला, बहुत महंगा मिला है मुझे, और बहुत मुश्किल से मिला। और अगर हम बात करें कि आपने कुछ और स्टाम्प भी खरीदे हैं, तो वो क्या मिल रहा, आसानी से मिल रहे हैं? हाँ, वो आसानी से मिल गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अंग्रेजों के जमाने की ये स्टैम्प पेपर एकदम ओरिजिनल हैं, और ये कहां से लाए जा रहे हैं, इसे कौन बेच रहा है, ये बड़ा सवाल है। वहीं अधिकारी इसको एकदम हल्के में ले रहे हैं, मानो 100 साल से ज्यादा पुराने स्टैंप मिलना कोई आम सी बात हो। रहे कि रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के क्रम में जो है वो FIR हो चुकी है। जिन लोगों ने यूज किया उनके खिलाफ ये भी एक सेक्शन उसमें जुड़ जाएगा, तो इसलिए इसमें मैं समझता हूँ पृथक से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों के जमाने के स्टैम्प पेपर का प्रयोग पुरानी बिल्डिंगों, पुरानी सरकारी और खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा जमाने के लिए किया जा रहा है, और रिकॉर्ड में इस तरह छेड़छाड़ की जा रही है कि करोड़ों की संपत्ति अपने नाम की जा सके। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज मामले में जांच तो शुरू की, लेकिन वो भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए।
उस पर अब साल 1913 के स्टैंप पेपर सामने आने से घोटाला इतना बड़ा नजर आ रहा है जिसकी उम्मीद पुलिस ने भी नहीं की होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। इधर गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो गए। सुबह 11:45 पर कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। सैनिक बैंड की धुन पर मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हुई। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मौजूद रहे। मुखबा में मां की डोली के स्वागत में भव्य इंतजाम किए गए। शीतकाल में मां गंगा का पूजन और दर्शन मुखबा में ही होंगे। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पूरे विधि विधान के साथ सुबह सुबह ही कपाट बंद किए जाएंगे और उसके बाद शीतकाल में ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का दर्शन होगा। 15 नवंबर भैया दूज के दिन सुबह 6 बजे गर्भगृह बंद होगा और उसके बाद ही 8:30 बजे मंदिर का मुख्य द्वार बंद किया जाएगा। इससे पहले देर रात 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। 4 बजे से 6 बजे तक हवन होगा और फिर कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद कपाट बंद होगा। भगवान केदारनाथ की डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो जाएगी। ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदार विराजेंगे। इस साल केदारनाथ यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। भगवान श्री केदारनाथ जी की जल विग्रह मूर्ति सभा मंडप में 11:30 पे जो है वहाँ अवस्थित होगी। तत्पश्चात भंडारी और समालियों के द्वारा जो अखंड ज्योति है उसको भंडार में स्थापित किया जाता है। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा के पहले दिन भगवान गणेश के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। दिन भर भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में रात की आरती की गई। रात को शयन आरती के बाद ठीक 9:20 पर शीतकाल के लिए भगवान गणेश के कपाट बंद हुए। बुधवार को आदि केदारेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। पहाड़ों पर आज गोवर्धन पूजा की गई और कल यानी कि बुधवार को भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में भैया दूज पर चिवड़े से सिर पूजन की परंपरा आज भी बनी हुई है, जिसके लिए ओखली में चिवड़े तैयार किए जाते हैं। दिवाली के बाद अब बुधवार को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से पहाड़ के गांव में रौनक देखने को मिल रही है। घर घर में महिलाओं ने भैया दूज के लिए चिवड़े तैयार किए। पहाड़ के गांव में आज भी ओखल से चिवड़े कूटने की परंपरा जिंदा है। महालक्ष्मी का पर्व हो चुका है। महालक्ष्मी के पूजा के दूसरे दिन जो है पूरे उत्तराखंड में चिवड़े कूटते जाते हैं और ये परंपरा पहले से चलती आ रही है और आगे भी हम इस चीज को जारी रखेंगे। गोवर्धन पूजा के दिन धान को पानी से निकालकर लोहे की कड़ाही में भूना जाता है। फिर महिलाएं मुसलों से उसे ओखली में कूटती हैं। इससे चिवड़े तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें छींटकर भैया दूज के दिन देवताओं को चढ़ाया जाता है। भैया दूज का एक बड़ा महत्व है। इसमें चिवड़े कूटकर धान को भिगोकर उसको कूटना, उसको भूनना, उसके बाद कूट के उसको सर पर रखना एक बड़ा अच्छी एक परंपरा है। एक भाई बहन के प्रेम का, सौहार्द का एक बड़ा अच्छा प्रतीक है। इसको बड़े उत्साह से यहाँ पर लोग मनाते हैं। बदलते समय के साथ शहरों में भले ही रेडीमेड चिवड़े ने स्थान ले लिया हो, लेकिन पहाड़ में आज भी भाई दूज के त्योहार पर चिवड़े चढ़ाने की पुरानी परंपरा कायम है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। इधर रामनगर में कॉर्बेट का ढिकाला जोन 15 नवंबर से सैलानियों के लिए खुल जाएगा और इसी के साथ यहां नाइट स्टे भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार यहां हुई बेतहाशा शुल्क बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबारी नाराज हैं और सशंकित भी हैं। इस बार से यहां पर्यटकों को ज्यादा शुल्क देकर कॉर्बेट में जाना होगा। वहीं कैमरे ले जाने पर शुल्क लगा दिया गया है। कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि कॉर्बेट की एडवांस बुकिंग फुल चल रही है। नाइट स्टे के लिए भी कुछ ही घंटों में पार्क की सभी बुकिंग फुल हो जाएगी, इसलिए शुल्क वृद्धि का कोई असर सैलानियों पर नहीं दिख रहा।
किंग्स डिकाला में देखी गई हैं, जो कि 15 नवंबर से खुल जाएगा। इस संबंध में मैंने भी अभी फील्ड भ्रमण किया था और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा भी इस क्षेत्र का दौरा किया गया था। जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में पिथौरागढ़ की लड़कियां बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन कर रही हैं। पिछले दिनों कजाकिस्तान में हुई एशियन जूनियर बॉक्सिंग में यहां की लड़कियों ने 3 मेडल अपने नाम किए। पुरुष बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ के कई लड़कों ने नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में कई पदक जीते हैं, लेकिन अब यहां की लड़कियां भी बॉक्सिंग के रिंग में अपने मुक्कों की धाक जमा रही हैं। बीते दिनों कजाकिस्तान में हुई एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ की 3 लड़कियों ने मेडल अपने नाम किए थे। निकिता ने जहां गोल्ड जीता, वहीं दीपा और काजल ने सिल्वर मेडल जीता। ये तीनों ही लड़कियां ग्रामीण परिवेश से निकली हैं। आजकल गर्ल्स ज़्यादा मेडल लेके आ रही है स्पोर्ट्स में, मतलब आगे को भी ऐसे ही होगा कि गर्ल्स ज़्यादा स्पोर्ट्स पे मेडल लेके आएंगी और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे मैंने अभी अस्ताना कजाकिस्तान पे सिल्वर मेडल आया है मेरा एशियन चैम्पियनशिप में यूथ की। फ्यूचर प्लान मेरा इंडिया को और भी बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करना है, ओलंपिक पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना और इंडिया के लिए मेडल लाना है। बाकी आगे कॉम्पिटिशन आते रहे हैं, उसमें भी मेरा गोल्ड आने की पूरी तैयारी है। निकिता अब तक 2 बार जूनियर नेशनल के साथ ही इतने ही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर चुकी हैं। निकिता की तरह काजल भी एशियन जूनियर बॉक्सिंग में मेडल जीतने से पहले खेलो इंडिया में कांस्य अपने नाम कर चुकी हैं। इन्हीं की तर्ज पर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली दीपा भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी हैं। गर्ल्स में बिल्कुल ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उन्हें बॉयज़ को भी ट्रेनिंग दी, गर्ल्स को भी। गर्ल्स एक तो ऑनेस्ट होते हैं, कहना मानते हैं, अनुशासन। मैं आर्मी का रिटायर्ड कैप्टन हूँ, तो अनुशासन हम इनको पहला पार्ट अनुशासन का पढ़ाते हैं। जिस स्पोर्ट्समैन का या गर्ल्स बॉयज़ का और अनुशासन ठीक रहता है, वही अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। जिस तर्ज पर पिथौरागढ़ की तीनों महिला बॉक्सर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में इनसे काफी उम्मीदें भी बंधी हैं। उम्मीद है कि तीनों लड़कियां उत्तराखंड की मैरीकॉम साबित होंगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। हरिद्वार में सड़कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण और स्ट्रीट लाइट के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हेरिटेज पोल लगा रहा है। हरिद्वार और रुड़की के शहरी इलाकों में 200 हेरिटेज पोल लगाए जाएंगे। इन पोल्स की खास बनावट है, जो चौराहों की सुंदरता को बढ़ाएगी। साथ ही रात के वक्त में सड़कों पर रोशनी भी होगी। इसी के साथ प्राधिकरण जिले के बॉर्डर पर प्रवेश द्वार भी तैयार करवा रहा है, जिस पर धार्मिक और सांस्कृतिक चिन्ह अंकित होंगे। देखिए 200 हेरिटेज पोल थे, ये लगाए जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पे लगाए जा रहे हैं। कोशिश ये करी जा रही है ऐसे प्रमुख स्थानों पे लगाए जाए जहाँ टूरिस्ट एरिया ज़्यादा आते हैं या पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहता है, या फिर तीसरा क्राइटेरिया हमने रखा है जहाँ ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है। इधर निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद महाराज आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां भगवान बद्र विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले कैलाशानंद यहां पहुंचकर पूजा अर्चना करते दिखे। भगवान बद्र विशाल के उन्होंने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में ठंड के बाद भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और कई वीवीआईपी अब तक यहां पहुंच चुके हैं। बाल दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप में 9वीं क्लास के स्टूडेंट आयुष बिष्ट को सम्मानित किया। आयुष ने फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने पर उससे सम्मानित किया गया। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक रांची में आयोजित फुटबॉल खेल के दौरान आयुष बिष्ट ने 8 गोल दागे थे और जीत के बाद उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। आयुष के पिता पंकज बिष्ट भारतीय सेना के 15 गढ़वाल राइफल्स में नायब सूबेदार के पद पर तैनात हैं। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।